This question number 6, May June 2132. Future planning, utilization of resources, etc. Further आप इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं coordination between the departments, motivation, control and comparing actual and budgeted costs. So there are so many plus points to prepare budgets. देन वो कह रहे हैं आपसे बच्चों कि प्रिपेयर द ट्रेड रिसीवेबल बजट. ओके, देखिए ट्रेड रिसीवेबल बजट फॉर जुलाई. ट्रेड रिसीवेबल बजट फॉर्मेट विल बी just like your sales ledger control account. Trade receivable at beginning, this is 100% like control account, there is no change. Plus credit sales, plus dishonor check, less return inwards, less bad debts, less receipts from trade receivables, less discount allowed, etc. etc. प्रोसीड करते हैं. Question speak. W Limited is a retail business. The directors of W Limited are preparing the budget for the month of July. The company make all sales on credit. The company's policy is to allow a credit period of 1 month. Very right. This means that your July sales are 300,000 and you can write these sales. All sales are credit. July 300, June 300,000, May 250 and April 240. And then an analysis of the pattern of collection from trade receivable for sales in April and May. 50% are collected in the first month after sale, 30% are collected in the second month after sale, and 20% are collected in the third month after sale. And remember, this sale pattern is for April and May only, not June. The same pattern is expected to be applied to June and July. Okay, fine. अब उसने क्लियर कर दिया जून एंड जुलाई में भी सेम पैटर्न है. बजटेड सेल जुलाई एंड अगस्त की गिवन है. जुलाई की सेल्स वी कैन राइट हियर जी. जुलाई सेल्स आर 280,000. And then further we have no information. So we have to calculate trade receivable at beginning B. There are no return inwards, so we will ignore this. हाँ trade receivable है और इसमें आपका discount allowed भी नहीं है, so we will also ignore this. But हमें कैश का पैटर्न बनाना पड़ेगा, कैश रसीट्स का अंडर वर्किंग, टू कैलकुलेट ऑल वैल्यूज़. क्योंकि कुछ हर वो पैसा जो आपका अप्रैल मई और जून में रिसीव नहीं हुआ वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है जुलाई का. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर वो पैसा जो अप्रैल मई और जून में रिसीव नहीं हुआ वो आपका रिसीवेबल है. ठीक है. अब अगर मैं शॉर्टली थोड़ा सा काम करूँ, मैं कहता हूँ जी कि अप्रैल की सेल्स हैं 240,000. इसका 60% मुझे रिसीव हो गया मई में. मुझे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. 30% मुझे रिसीव हो गया जून में. तो मेरा रिसीवेबल कितना आया जी? 20% इज़ माई रिसीवेबल बिगनिंग.
20% मेरा जुलाई में आना है ना, तो जुलाई की बिगनिंग का वो रिसीवेबल है। 240,000 इंटू 20%, 48,000। एक ये मेरा बिगनिंग का पार्ट है, ये मेरी रिसीट का पार्ट भी है। अगर मैं यहाँ पे जुलाई की रिसीट्स को इकट्ठा करता चलूँ तो जुलाई में मुझे ये 48,000 रिसीव भी हो जाना है। ये मैंने अप्रैल को डन कर दिया जी। अब अप्रैल पे कोई डिबेट है तो कर लें जी। 60% आपको मई में मिल गया है। एक मिनट रुक जाएं जी, दोबारा चलते हैं। 50% आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल। 50% मई में मिल गया, सॉरी जी, यू आर राइट। 50% मई में मिल गया। ओके, अब आगे चलते हैं। अप्रैल के बाद मैं बात करता हूं जी मई की सेल्स की। ये मैं रिसीट्स को थोड़ा सा और नीचे लिख लूं। जुलाई रिसीट्स 48,000 एक आ गए। अच्छा जी, मई पे, अब मैं मई पे भी ये पूरा टेबल नहीं बना रहा, मैं फर्दर समराइज जा रहा हूं। मई का 50% जून में आ गया, एग्री, और 70% रिसीवेबल हो गया। मई की सेल्स है मेरी 250,000 इंटू 70, 175,000। ये सारे का सारा मेरा बिगनिंग का ट्रेड रिसीवेबल है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से मई के बाद जुलाई में कितना आना है? जुलाई में कितना आना है? जुलाई में आना है 30%। मई का जुलाई में आना है 30%। तो 250,000 इंटू 30% मेरी रिसीट्स हैं जी। 75,000 और रिमेनिंग 100,000 मेरा ईयर एंड का ट्रेड रिसीवेबल है, मंथ एंड, क्योंकि वो अगले महीने आना है। 250,000 का 30% ये बनता है जी 75 नो, तो 30 पे फिर 50%, क्योंकि मई का 50% जून में आ गया और 50% विल बी इन जुलाई। तो 50% इज 250 इज 125। 125, तो 250 का 30% आ गया, मीन्स आई हैव रिसीव्ड 75,000, तो रिमेनिंग 50,000 इज माई ट्रेड रिसीवेबल एट एंड। चलूं जी आगे। ये मैं एंड के हाईलाइट कर रहा हूं, ये मेरे एंड के ट्रेड रिसीवेबल। कोई क्वेश्चन है तो चाहे इस पे एक दफा मई, हाँ देखें, मई की सेल्स है 250,000, एग्री। 250,000 का 50% हाफ यानी कि 125 जून में आ जाएगा, आ गया। रिमेनिंग 125 इज जून रिसीवेबल, जो मई का बिगिनिंग का रिसीवेबल होगा, वो भी 125 हो गया, एग्री। अब जुलाई में कितना रिसीव होना है मई का? 30%, वो जुलाई में रिसीव हो गया, वो आया जी 75,000, वो आया 75,000 एंड रिमेनिंग इज अगस्त में आना है, वो जुलाई का रिसीवेबल हो गया। एक दफ़ा फिर समझ लें ये लड़ाई, ये मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ दोनों को, समझ लें। तो क्वेश्चन है तो कर लें, लैंग्वेज वाइज अपनी कैलकुलेशंस अपने किसी और तरीके से कर लें, फिर मैं जून पे आ जाऊँगा, क्योंकि जो मैंने मई के साथ किया वही मैंने जून के साथ करना है। चलूँ आगे, ओके जी। अब आप देखें जून की सेल्स पे क्या हो रहा है। जून की सेल्स हैं 300,000। जून का तो सारे का सारा
जुलाई अगस्त सितंबर में आना है ना, तो बिगनिंग का ट्रेड रिसीवेबल, जून का ये बिगनिंग का ट्रेड रिसीवेबल हो गया। अब जून का जुलाई में कितना रिसीव होना है? 150,000, आधा रिसीव होना ना, और रिमेनिंग ईयर एंड का ट्रेड रिसीवेबल हो गया। ओ, और जुलाई की सारी सेल्स क्रेडिट सेल्स है ना, तो इसका मतलब है जुलाई की सारी सेल्स ईयर एंड का ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। हो गया जी। जून की सेल्स थी 300, आधा पैसा आ गया जुलाई में, वो हमने ये मेंशन कर दिया, और आधा पैसा ट्रेड रिसीवेबल चले गए। जून के बाद मैं आ गया जुलाई पे। जुलाई की सेल्स हैं 280, सारी जो हैं एट एंड हो गई। बनाएंगे ट्रेड रिसीवेबल का पूरा काम। सबसे पहले अब हम ओपनिंग ले लेते हैं, बिगनिंग के ले लेते हैं। बिगनिंग का जी एक मेरे पास आ रहा है 48, और फिर मेरे पास बिगनिंग का आ रहा है 125, फिर मेरे पास बिगनिंग का आ रहा है 300,000। तो ये मेरे पास जी आ गया आपका बिगनिंग का ट्रेड रिसीवेबल 473,000। अब आगे आ जाएं आप। 473 बिगनिंग का अगर रिटर्न इनवर्ड कोई नहीं, रिसीट्स ऐड कर लूँ या ईयर एंड का बैलेंस ऐड कर लूँ, बात एक ही है। रिसीट्स ऐड कर लेते हैं, रिसीट्स भी हमने ये लिखी हैं, ये हमारी रिसीट्स हैं जुलाई की 48,000। ये आया था मई का, जून और जुलाई में, और जून का जुलाई में आया, जून मई का अप्रैल का आया था। मई की सेल्स का 75 आ गया, जून ठीक, प्लस 75,000 प्लस 150,000, तो रिसीट्स आई 273,000। ये आपकी जुलाई की रिसीट्स हैं 273,000। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 273,000। इसके बाद जी ये बैलेंस एट ईयर एंड आता है, ये भी आपके पास है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लें, वो भी कर लें, मैच होना चाहिए। अच्छा जी, साल के एंड के बैलेंस जो हमने निकाले, मंथ के एंड के सॉरी, एक 50,000, फिर हमने कैलकुलेट किया 150,000, फिर हमने कैलकुलेट किया 80,000, टोटल इज 480,000। तो दिस शुड बी 480,000।
अब आप इस वर्किंग को ऐसे भी कैलकुलेट कर लें, ऐसे भी कर लें, चेक कर लें, फिर बताएं मुझे। पेएबल बजट पे भी, ट्रेड पेएबल बजट का भी फॉर्मेट ऐसा ही होगा जी, बट सिर्फ सेल्स की जगह परचेजेस आ जाएंगी। बैलेंस एट बिगिनिंग उसने जुलाई का ही मांगा है, %100 परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट पहले मैं फॉर्मेट ले लूँ, प्लस परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, लेस पेमेंट, ट्रेड पेएबल्स की, लेस डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर कोई हुआ तो देख लेंगे। हाँ वो भी लिख लो, अगर हैं कोई रिटर्न आउटवर्ड, चलो हैं तो लिख लेते हैं, अगर आ गई तो ठीक है, ना ही तो ना सही। और बैलेंस आ जाएगा एंड का जी, ये हमारे पास। अच्छा जनाब, अब चलते हैं वो कहता है कि W लिमिटेड परचेज गुड्स 1 month बिफोर सेल। लो जी, ठीक है जनाब, परचेज गुड्स 1 month बिफोर सेल। इसका मतलब है कि जुलाई में उसने कौन सी गुड्स खरीदी, अगस्त की, क्लियर है। अगस्त की सेल्स कितनी है, क्वेश्चन में मेरा हल दी हुई है, शायद मैंने देखी थी, 320 है। ओके, अगस्त सेल्स आर 320। मार्जिन मार्कअप से इसकी कॉस्ट निकालें, मार्जिन कितना है, 40% ऑफ गुड्स आर पेड, ये तो पेमेंट्स हैं, डिस्काउंट है, द रिमेनिंग आर पेड फॉर द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग। हाँ, अब मार्कअप इज अप्लाइड, 25% है, तो ये सेल्स हैं, सो हमें इन पे मार्जिन लगाना है, इनटू 25/125, ये सेल्स हैं, लेस जीपी है, ये कॉस्ट है, मार्जिन लगाना है बच्चों इस पे, 64,000, कॉस्ट कितनी आई, 256,000। और ये जो परचेजेस हैं, ये जुलाई की परचेजेस हैं। पेमेंट पे अब हमारे जो है वो ओपनिंग या क्लोजिंग रोले निकलेंगे। परचेज 1 month बिफोर सेल, ठीक हो गया। तो आप 40% ऑफ गुड्स परचेज्ड आर परचेज्ड फॉर इन द मंथ ऑफ परचेज टू गेट डिस्काउंट ऑफ 2%। 40% ऑफ गुड्स परचेज्ड आर पेड, अच्छा उसी मंथ में, द रिमेनिंग आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ। अब आप देखें, आपने जुलाई में जो गुड्स खरीदी उनका 40% आपने जुलाई में पे किया, निकालें कितना बनता है, जुलाई परचेजेस 256,000, पेड 40%, कितना बना 256,000, हाँ 102,400, डिस्काउंट हम बाद में नोट कर लेंगे। सो पेएबल्स सेट असाइड किए जाते हैं, जुलाई के 60% पेएबल्स आ गए जी, 256 इंटू 60, 153,600, एक पेएबल आ गया आपके पास जुलाई के। ये ईयर मंथ एंड के हैं, ये एंड के हैं, यहाँ पे हम बिगनिंग के ले लेते हैं, ये एंड के हैं। अच्छा, जुलाई की सेल्स पे आ जाएं।
अब आप सारे जुलाई की सेल्स पे आ जाएं। जुलाई की सेल्स की कॉस्ट निकाल के दें मुझे। जुलाई में खरीदी ना वो, जुलाई परचेजेस, जुलाई की सेल्स है 280,000, इन पे मार्जिन लगा तो प्रॉफिट आया 56, तो परचेजेस आ गई 24,000। ठीक है, अब इसका 40% जुलाई में पे हो गया और 60% जो है वो ये था जुलाई परचेजेस, वो ओपनिंग था जी। 134,400 और 134,400 जो है ये पेड भी है, क्योंकि ये जुलाई का, जुलाई की ओपनिंग भी है और जुलाई में 134,400 आपने पे भी करना है। इसके बाद आप चले जाएं जून पे। जून की सेल्स जो हैं वो मई की परचेजेस हैं, मई की परचेजेस हैं। 40% मई में चला गया, एक मिनट रुक जाएं जी, 40% मई में चला गया, 60% जून में चला गया, तो जुलाई का कोई लेना देना नहीं। सो इसका मतलब है कि जुलाई के बिगिनिंग के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 134,400। इसलिए उसने इसके 7 मार्क्स कम रखे हुए हैं। और आपने जो जुलाई में पेमेंट की हैं, एक 153,600 जुलाई की है, 153,600 एंड के हो गए, ये एंड के हमने निकाल लिए। अच्छा, अब हमने ये दो पेमेंट की हैं जी, एक ये पेमेंट की है और एक ये पेमेंट की है। जो लास्ट, जो ये 102,400 है, इसमें से 2% डिस्काउंट माइनस करें। 2% देना था ना डिस्काउंट उसी महीने में, कितना बनता है? कहाँ लिखा हुआ है 2%? यहाँ कहीं लिखा था, हाँ 2%, ठीक है। ये बना जी 2048, तो 2048 को आप डिस्काउंट रिसीव्ड में ले जाएं, बाकी पेमेंट आ जाएगी आपकी, दिस इज 100,352। एक ये पेमेंट ले लें और एक ये पेमेंट ले लें। 100,352 प्लस 134,400, 234,752। अब आप माइनस प्लस करके देख लें कि आपका यह आंसर टैली करता है सारी सीक्वेंस, तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें देखना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ पे। ये इन दोनों का टोटल बेटा, ये जो दो मैंने वैल्यूज टिक की है ना, ये एंड ये पेड वैल्यूज़।